जय हिंद बच्चों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है बिकॉज मैक्सिमम बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम ये आती है कि आपके किसी भी पेपर में, कॉम्पिटिटिव पेपर में, अगर आप सीडीएस, एनडीए, ओटीए, एफकैट या असिस्टेंट कमांडेंट भी देखते हैं तो हर कॉम्पिटिटिव पेपर में अंतरराष्ट्रीय संस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको मैटर तो बहुत सारा मिलेगा ऑनलाइन, लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि हम किस संस्था को पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो हम इसी चीज पर आज आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी जब प्रिपरेशन करते हैं अंतरराष्ट्रीय संस्था वाले टॉपिक को लेकर तो आपको बेसिक कहां से शुरू करना है और उस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना इलैबोरेट और कौन से महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट हैं जिन पर आपको फोकस करना है। इररिलेवेंट मैटर में आपको यही बता दूंगा, कट करवा दूंगा, ठीक है? क्योंकि कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी पढ़ना, आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरे को कौन सा इररिलेवेंट मैटर पर ध्यान नहीं देना है। अच्छा, अब क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संस्था की बात हो रही है तो इसलिए हम सबसे पहले ऐसी संस्था से शुरू करेंगे जिसके बारे में सभी लोग भली भांति परिचित हैं, एंड दैट इज अबाउट यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्था। प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय संस्था का मतलब आप देखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जहां पर एक से अधिक देश, नेशन मिल करके किसी कॉमन पर्पस को सॉल्व करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा होते हैं। इनके कुछ सदस्य देश हो सकते हैं, इनका कुछ मोटो हो सकता है, लोगो हो सकता है, थीम हो सकती है, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इनकी उन ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्य को की पूर्ति के लिए ये वर्ष में एक बार या बाइनली 2 साल में एक बार एक मीटिंग कंडक्ट करते हो। तो ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और उन्हीं की शुरुआत हम करेंगे यूनाइटेड नेशन से। ओके बेटा, यूनाइटेड नेशन की अगर हम कहानी में आपको बताऊं तो इसकी शुरुआत काफी टाइम पहले से हो गई थी। भले ही आप सबको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन जो बना था वो 1945 में बना था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। ठीक है, मैंने यहां पर मेंशन भी किया है कि ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें यूनाइटेड नेशन की स्थापना। पर मैं इससे पहले का थोड़ा सा मैटर आपको बता रहा हूं जिससे आपको और बेहतर ये याद रहे। देखो, इट वॉज इन 1899, इट वॉज इन 1899 जब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी हेग में। तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रयास यह किया गया था कि संसार के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो देश हैं वो एकजुट हो सके, लेकिन वो प्रयास विफल रहा क्योंकि 1914 से 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद फिर एक संस्था का निर्माण किया गया था जिसको आपने सुना होगा, लीग ऑफ नेशंस। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन का जो ऑब्जेक्टिव था ये भी फेल हो गया क्योंकि कुछ ही समय बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। Isn't it? तो ये 2 विश्व युद्ध संसार ने देखे और इन दोनों की शुरुआत हुई थी यूरोप से। तो यहां जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए, फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में सैन फ्रांसिस्को में। अब ध्यान रखना, यहां पर मैं इस पर्टिकुलर लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूं। आपके ज्यादातर स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन आपका बनता है कि बताएं यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कौन सी कॉन्फ्रेंस में हुई थी। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सैन फ्रांसिस्को को लेकर के बनता है। 1949 में इसकी जो है स्थापना हुई थी और 51 देशों ने इसमें भाग लिया था और यहां पर एक ऐसी संस्था का निर्माण किया गया जो एकजुट कर सके संसार को, इसीलिए इसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशन में यहां देख पा रहे हैं आप, यहां पर फोटो में आप समझ पाएंगे कि ये मीटिंग कंडक्ट हो रही है, अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है यहां पर बैठे हुए हैं और इन्होंने यूनाइटेड नेशन को एस्टैब्लिश किया। और इस वर्ल्ड मैप में
आप अगर देख पाए तो यहां पर एक रेड से आपको निशान दिख रहा है, ये बताने के लिए कि यूनाइटेड नेशन जो है इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स कहां स्थापित करे, न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन जो है इसकी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, और अगर हम इन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात करें तो सभी 6 के 6 एक एक करके नाम समझ लेते हैं। पहला है जनरल असेंबली, इसको आप मान सकते हैं जैसे कि ये किसी भी देश में एक संसद होती है, तो ये यूनाइटेड नेशन की एक संसद मानी जाती है। फिर सेकंड नंबर पे ये जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बड़ी पावरफुल है ये, ठीक है। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद, किसी भी आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया। देन क्योंकि वर्ल्ड वॉर में आपने देखा कि हमने संसार में कई ऐसी कॉलोनियल रूल स्थापित हो रखे थे, तो कई देश गुलाम थे, तो इस संस्था का निर्माण किया गया था, लेकिन अब ये संस्था काम नहीं करती है फ्रॉम 1999। इसका मोटो, इसका मकसद, इसका एम था कि विश्व में जितने भी गुलाम देश हैं उनकी जरूरतें और उनको कैसे आजाद कराया जाए। तो क्योंकि 1999 में यह समझा गया कि अब संसार में कोई देश गुलाम नहीं बचा, तो इसीलिए इसका काम समाप्त हो जाता है। इसके बाद बनाया गया एक आपको ये 5वें नंबर पे इसका ऑर्गन बता रहा हूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक है आपका सचिवालय, जिसे सेक्रेटेरिएट कहते हैं। इन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में ध्यान रखेंगे, केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही एक ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर हेग द नीदरलैंड्स में है। बाकी सबके हेडक्वार्टर्स बेटा न्यूयॉर्क में स्थापित हैं, ठीक है। मैंने ये पॉइंट भी इसमें मेंशन किया है, अगर आप चेक करेंगे तो मैं आगे इसमें बता दूंगा। यूनाइटेड नेशन का पर्पस क्या है? अब क्योंकि यहां पर वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुई थी, तो सबसे मेन पर्पस इसका बन जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना। जितने भी देश हैं उनके बीच में आपस में मधुर संबंध स्थापित करवाना और आपसी सामाजिक, राजनीतिक, मानवता से जुड़े हुए सहयोग पर ध्यान देना, प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को सुलझाना और कोशिश करना कि मानव अधिकार और मौलिक जो आजादी है वो हर व्यक्ति को प्राप्त हो सके। ये यूनाइटेड नेशन का मेन पर्पस मैंने यहां पे आपको समझाया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अगला अब हमने आपको एक एक करके प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में समझाने वाला हूं। जो जनरल असेंबली है, देखो मैंने हेडक्वार्टर लिखा है न्यूयॉर्क, और आप ध्यान रखेंगे यहां पर फोटो में आपको दिख रहा है ये यूएन की संसद है। कई बार आपने न्यूज में देखा भी होगा कि हमारे इस समय के प्रधानमंत्री कई बार यहां जा चुके, यहां पर जो है अपना अभिभाषण दे चुके हैं, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आप न्यूज में सुनते रहते हैं, अपनी बात को इस मंच पर अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे हेडक्वार्टर्स का, जो मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन के सभी प्रिंसिपल ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, एक्सेप्ट वन, एंड दैट इज हेग द नीदरलैंड। अब ये जो जनरल असेंबली है ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। इसका फंक्शन क्या है? यही निर्धारित करती है बाकी सभी ऑर्गन्स के क्या पावर एंड फंक्शन। देखो लिखा हुआ है पावर एंड फंक्शन को डिस्कस करना। ये इलेक्ट करती है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब ये कौन है? तो सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें तो सुरक्षा परिषद में आपको मैं बताने वाला हूं टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 तो परमानेंट है बेटा, 5 परमानेंट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। यूएस है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है ना। और इसमें से 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो उन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी यही जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। और जो अंतरराष्ट्रीय न्यायपालिका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो उसके जजों को भी इलेक्ट करने की जिम्मेदारी इसी जनरल असेंबली की है। उसमें भी 15 जज होते हैं। इसके अलावा कोई भी देश, अगर हम आपसे मैं सवाल पूछूं कि बताओ यूनाइटेड नेशन बना था तो 51 देश थे, तो आज की डेट में इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो आप कहेंगे 193। तो कोई भी पर्टिकुलर नया सदस्य यूएन का अगर मेंबर बनता है तो उसको भी एडमिट करने की जिम्मेदारी इसी जनरल असेंबली की होती है। अब मेरा सवाल आपसे अगर ये है, आप अगर यहां ध्यान दें, मैं बीच बीच में आपको ये भी बताता जाऊंगा कि कहां कहां पर आपके क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं। अब आपका करंट को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ लेटेस्ट कंट्री जो यूनाइटेड नेशन में जुड़ी है वो कौन सी है? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे साउथ सुडान।
क्या ध्यान रखेंगे बेटा? साउथ सुडान जो है इसकी लेटेस्ट जो नई सदस्य है इसकी बनी है। और ऐसा माना जाता है कि यूनाइटेड नेशन ने जो 193 मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह है कि यूनाइटेड नेशन ने इस समय वर्ल्ड में 193 कंट्रीज को रिकॉग्निशन प्रदान करी है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहां पर मेंशन करा है कि एक सचिव का अपॉइंटमेंट जो सचिवालय को संभालेगा। जो यूएन के हेड आपने सुने होंगे, जनरल असेंबली के जो सेक्रेटरी जनरल है, आपने उनका नाम सुना होगा, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं इस पॉइंट में हम। ओके, चलिए अगला। अब हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें परमानेंट मेंबर्स जो हैं, मैंने यहां पर मेंशन करा, देखो परमानेंट मेंबर्स के बारे में, यूनाइटेड नेशन के, जिसमें यूएस है, यूके है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है। यहां पर कई बच्चों को यह भी बात मालूम होगी कि जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई तो भारत को भी मौका दिया गया था इस परमानेंट मेंबर में शामिल होने का। बट उस समय के हमारे द देन प्राइम मिनिस्टर को यह लगा, उन्होंने ये नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई का, एक दोस्ती की मिसाल कायम करने के लिए उन्होंने चाइना को मौका दिया कि हमारा, हम नहीं तो हमारा भाई अगर उसमें वहां जाकर के उसका मेंबर बनेगा तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। बट आज की डेट में आप समझ रहे हैं कि सिनेरियो चेंज हो चुका है, चाइना उसका मेंबर बन गया, लेकिन अब हम जानते हैं चाइना की पोजीशन हमारे प्रति कैसी है। अब हमें जरूरत महसूस हो रही है यहां का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। एनीवेज, इट्स ऑल पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कांट चेंज दैट। ओके, अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 15 सदस्य इसमें होते हैं, जनरल असेंबली इसको इलेक्ट करती है, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर्स के बारे में मैंने यहां मेंशन कर दिया है। अब यहां करंट पर आपको फोकस करना है कि जब भी आप यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ें तो जीके का मैटर तो मैं बता ही रहा हूं, प्लस करंट अफेयर्स को लेकर के आपके क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं उसको मैं स्टार मार्क करता जा रहा हूं। जब भी आप अपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इन चीज पर जरूर ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा है 2022 में 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को जोड़ा गया, उनके नाम है अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना एंड यूएई। अगर क्वेश्चन ये आता है इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले एस्टोनिया, ठीक है, ये आपका रशिया के पास ही है, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस एंड टूनिशिया एंड वियतनाम, इन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा कर लिया है। भारत 8वीं बार इसका सदस्य एंटर हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इन 2021, और ये 2 साल के लिए। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। ये जीके है, ये क्या है बेटा? जीके। और करंट अफेयर्स क्या है ये, जिसमें मैंने स्टार मार्क किया है। करंट को लेकर क्वेश्चन बनेगा, इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में। जीके को लेकर क्वेश्चन बनेगा तो या तो इसका कार्यकाल या इसके परमानेंट मेंबर्स। इसके बारे में कभी कभी लैंग्वेज भी पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी भाषा का इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की, जिसमें से 2 वर्किंग है। काम केवल इंग्लिश में होता है बेटा और फ्रेंच में, ध्यान रखना, ठीक है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की, लेकिन वर्किंग जो होती है केवल 2 भाषा में होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद अब आप यहां देखें, यहां पर मैंने फोटोज के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं विजुअली थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बच्चे को लंबे समय के लिए याद रहता है, इसीलिए फोटोज का सहारा लिया जाता है। यहां आप देख पा रहे हो कि ये जजों की जो है कतार, जजेस बैठे हुए हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें भारत का कोई जज अभी तक बना है तो ध्यान रखना, 4 जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बेंच में बन चुके हैं, भारत के जज भी शामिल हुए हैं। फिलहाल इसमें दलवीर भंडारी जी जो हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो भारतीय जज वहां पर इसके सदस्य हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और फोटो से आपको दिख पा रहा है कि ये कतार बैठी है जजों की, आईसीजे की। यहां पर आप थोड़ा सा और जूम करके देख पा रहे हैं, एंड दिस इज अ बिल्डिंग ऑफ आईसीजे। ओके, अच्छा, यहां मैंने लिखा हुआ है कि इसमें 15 जजेस होते हैं और इनका जो कार्यकाल रहता है वो कितने साल का बेटा? 9 साल का, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको थोड़ी आसान भी लग रही होंगी और बेहतर भी समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं, हमने एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया जो भारत में जो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करा। अब क्योंकि विश्व में काफी आर्थिक रूप से अस्थिरता आई थी, तो इसीलिए हमने कुछ
आर्थिक संस्थाओं का भी निर्माण किया। तो उसका निर्माण कैसे होता है उसकी भी कहानी सुने। 1944 में ब्रेटन वुड में, यूएस में जगह पड़ती है ब्रेटन वुड, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 44 देशों ने भाग लिया था, भारत को मिला के। और इस कॉन्फ्रेंस में 3 संस्थाओं के निर्माण करने की बात हुई थी। 3 संस्थाएं बननी थी, जिसमें एक थी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आप वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे, कई लोग ऐसे हैं जिनको आईबीआरडी पहली बार वर्ड सुन रहे होंगे आप। वर्ल्ड बैंक का ही एक नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो 3 मैंने लिखा है, 3 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रपोजल यहां पर आए थे, जिसमें एक था वर्ल्ड बैंक, एक था आईएमएफ, एक था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवाद देश है, वो नहीं चाहता था कि साम्राज्यवाद इस चीज में एंटर हो, इसीलिए अमेरिका के विरोध करने की वजह से आईटीओ का निर्माण अस्तित्व में नहीं आ सका। ठीक है, तो यहां पर 2 बैंकों की स्थापना हुई थी, संस्थानों की, 1944 में। और दोनों के ही अगर आप देखेंगे तो दोनों के हेडक्वार्टर बेटा वॉशिंगटन डीसी में है। ध्यान रखना, हेडक्वार्टर्स कहां है? वॉशिंगटन डीसी में है। जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, इन दोनों में भी अंतर है। पहले इसके पॉइंट्स को आप समझो, कवर कर लेते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है, ये विश्व के कई सरकारों के साथ, देशों की सरकारों के साथ, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ, संस्थाओं के साथ मिलकर के काम करता है। ठीक है, इसका प्रयास ये रहता है वर्ल्ड बैंक का कि संसार से पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके, गरीबी हटाई जा सके, वहां के विकास कार्यों में गति मिल सके। तो जो वर्ल्ड बैंक है, ये लॉन्ग टर्म लोन देता है बेटा। क्या प्रोवाइड कराता है? लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराएगा। और ये ज्यादातर पॉवर्टी इरेडिकेशन पर ध्यान देगा, गरीबी उन्मूलन, वहां के विकास कार्य, डैम्स का निर्माण करना हो, रोड का कंस्ट्रक्शन करना हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना हो, उसके लिए ये वर्ल्ड बैंक ऋण प्रोवाइड कराता है। वहीं पर अगर मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करता हूं, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम होता है किसी भी देश की आर्थिक स्टेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करना, उसकी आर्थिक जो है साख बनी रहे, जिससे कि वहां पर किसी प्रकार के क्राइसिस ना आ पाए, उत्पन्न ना हो सके, इस पर ज्यादा जोर देगा आईएमएफ। तो एक प्रकार से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है। और यहां पर एक फैक्ट आपको मैं बता दूं, बच्चों को ये चीज जरूर याद रखनी है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री वर्ल्ड बैंक का या आईएमएफ का मेंबर बनना चाहता है, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि उसको यूएन का मेंबर पहले बनना पड़ेगा। अगर आप यूनाइटेड नेशन के सदस्य नहीं हैं, तब भी आप इनके सदस्य बन सकते हैं। बट एक कंडीशन है, आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने से पहले आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ेगा। ये प्री रिक्वायर्ड कंडीशन है वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने की। बिना आईएमएफ का मेंबर हुए आप वर्ल्ड बैंक के सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है बेटा, ये आपको चीज क्लियर हुई होगी। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि इस समय कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो आप इसमें लिखेंगे 189 मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक में। और जो लेटेस्ट मेंबर जुड़ा है वो है नायरू। मैंने यहां मेंशन कर दिया है 2016 में जो है नायरू, ये आपका पैसिफिक ओशन में न्यूजीलैंड के पास, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कुछ कंट्रीज हैं, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज। तो वहीं पर नायरू नाम का एक आइलैंड है, कंट्री है, तो उसने 2016 में इस वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया है। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर को लेकर के। आप अपने जब नोट्स बना रहे हैं तो काफी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी इससे। नेक्स्ट, अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप्स यहां पर मैंने बताए हैं। इनमें से 2 चीज आपको ध्यान, ये 3 शुरू के 3 याद रखने हैं। एक आईबीआरडी, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इन 3 के नाम आपको याद रखने हैं। इन दोनों के नाम नहीं भी याद रहेंगे तो चलेगा, ठीक है। पर दीज आर 5 ग्रुप्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, मेंशन कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहां मैंने आपको पहली चीज मेंशन कर दी है, ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, वहां पर इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिए, दोनों के हेडक्वार्टर ही वॉशिंगटन डीसी में है। अब यहां करंट अफेयर का मैंने पॉइंट मेंशन किया है। इस समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो हेड है, इट इज क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, ये आपका स्टार मार्क कर रहा हूं, ये करंट अफेयर से बेस क्वेश्चन है। मैं आपको स्टैटिक जीके में वो पॉइंट्स भी मार्क करा रहा हूं जहां पर आपको अलग से अपने आप को अपडेट रेगुलरली करना पड़ेगा। समय समय पर जब जब आपको लगेगा, न्यूज में आपने पढ़ा कि किसी संस्था के चेयरमैन या प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 190 कंट्रीज हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक में कितनी है? 189। मैंने बताया था ना, वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो पहले आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आईएमएफ में 190 कंट्रीज है, वर्ल्ड बैंक में 189। वहां पर नायरू इसकी आखिरी लास्ट कंट्री थी वर्ल्ड बैंक की। तो यहां पर अंडोरा नाम की जो कंट्री है, ये 2020 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जुड़ी है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा यूनिक चीजें मिल रही हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेंगी, तो पूरी वीडियो आप जरूर देखें, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको मिलती रहेंगी बीच में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहां पर मेंशन किए हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एक सहयोग, आर्थिक सहयोग की बात करते हैं, प्लस अंतरराष्ट्रीय पटल पर जो एक्सचेंज रिजर्व है उसको कंट्रोल करना, एलिमिनेट करना, एक्सचेंज कंट्रोल को प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा पूंजीवाद को प्रमोट करना, जितने भी आपकी अंडर डेवलप्ड या फिर बैकवर्ड देश हैं, काफी गरीब देश हैं, टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि जो पर्टिकुलर करेंसी एक कंट्री में है और दूसरी कंट्री में जो दूसरी करेंसी है, तो जो वस्तु वहां पर मिल रही है, जो वस्तु यहां मिल रही है, तो उनके बीच में जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं उसको मेंटेन करके रखना, एक स्टेबिलिटी बनाए रखना, ठीक है। टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और रिड्यूस करना किस चीज को? जो अस्थिरता है, और खास करके किस पे यहां पर बात आ रही है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। भैया ऑब्वियस ही बात है, कई लोग, कई देश ऐसे हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ चीजों का निर्यात करते हैं, कुछ चीजों का आयात करते हैं। तो इसमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपका जो ऋण, आपका जो उधार आ जाता है, या एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो उधार नहीं होगा, इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो आपको ऋण लेना पड़ेगा, आपको दूसरे का देना होगा। तो इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक स्थिरता बनाए रखना कि इतना भी ना हो जाए कि आप अपने उस लिमिट से बाहर चले जाएं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। ये सब आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है, आप ये ध्यान रखें कि आपको इसमें क्या मेंशन करना है। अच्छा, अब आप देखो, ये मैंने एक लिखा है, कंट्रीज वर नॉट एलिजिबल फॉर मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जो मैंने हिंदी में आपको पहले बताया, आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा? आईएमएफ का मेंबर। अगर आप आईएमएफ के मेंबर नहीं है तो आप आईबीआईडी के मेंबर नहीं बन सकते हो, मैंने यहां पर नोट पे लिख दिया है। चलिए, तो ये तो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में हुआ। अब हम बात करते हैं बच्चों यूनाइटेड नेशन, ये आपकी जो यूएनएफसीसी है, अब ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका पूरा नाम। आपने यहां पर एक वर्ड बार बार सुना होगा, कोप। आपने एक वर्ड सुना होगा, कोप 26, कोप 27, कोप 28। ये ज्यादातर आप किसी भी करंट अफेयर्स की मैगजीन में या न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल्स में आप सुनते रहते होंगे। तो जिस तरह से 1990s के बाद क्लाइमेटिक चेंज पर जोर देना शुरू किया गया अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, तो उस समय इस एक ऐसी संस्था का निर्माण किया गया जो कि विश्व में हो रहे जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दे सके। तो इसी के लिए 1994 में यूएनएफसीसीसी का निर्माण किया गया। हालांकि इसके पहले हेडक्वार्टर्स जो थे वो रखे गए थे जिनेवा में। लेटर ऑन 1996 में इसके हेडक्वार्टर्स को बॉन जर्मनी में ट्रांसफर किया गया। यही यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन गैस हो गया, ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि पर्यावरण में टेम्परेचर को बढ़ा रही है। पर्यावरण में टेम्परेचर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर के बढ़ने से ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू होंगे, सी लेवल राइज होगा, तो रहने वाली भूमि कम होगी और कई प्रकार के
जलवायु परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो डिजास्टर्स आप प्राकृतिक आपदाएं देख रहे हैं आजकल, महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन को कम करना इसका मकसद है। तो इसी यूएनएफसीसी की एक सुप्रीम बॉडी है, एक वर्किंग बॉडी है, जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। देखो मैंने लिखा है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दिस पर्टिकुलर सुप्रीम बॉडी, इनकी जो मीटिंग होती है, उसी मीटिंग को COP 26, COP 27, 28 जो संख्या है, जो मीटिंग का नंबर है, ये 28, 26 क्या है? 2022 में इसकी 27वीं मीटिंग हुई थी, तो उसको नाम दिया गया COP 27। 2023 में इसकी 28वीं मीटिंग होने वाली है, तो उसको नाम दिया गया है COP 28। तो पहले तो आप समझो COP माने क्या है, इसकी वर्किंग बॉडी। ये 27 और 28 क्या है? ये जो नंबर ऑफ इसकी मीटिंग इस समय हो रही है। अब आपको यहां करंट का क्वेश्चन क्या बनेगा? COP 2022 कहां हुआ था? इजिप्ट में हुआ था, शर्म अल शेख जगह पे। और 2023 की COP 28 कहां होने वाली है? तो ये दुबई में होने वाली है। तो ये आपका करंट क्वेश्चन है जो इसको लेकर के बनता है। तो जब आप अपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप देखिए यहां पर मैंने लिखा है COP 27, यहां पर लिखा है शर्म अल शेख इजिप्ट में 2022 में ये उसकी मीटिंग कंडक्ट हो रही है, आप देख पा रहे हैं। तो जब भी आप किसी करंट अफेयर्स मैगजीन में ये फोटो देखेंगे, तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि ये COP 27 किससे जुड़ा है? UNFCCC से जुड़ा हुआ है। तो आपको यहां थोड़ा फोकस करना होगा। तो मैंने यहां मेंशन किया है, ये सबसे ऊंची डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। तो जो बदलाव हो रहे हैं, उनके एनुअल सेशंस को लेकर के इनकी मीटिंग होती है। 2023 की कहां होने वाली है? दुबई, UAE। ठीक है ना बेटा? तो ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो हमने वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहले भी पढ़ी है। आपको बिल्कुल यूनिक, शॉर्ट में, कॉम्पैक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेंगी इसमें आपको, क्योंकि हम इस चीज पर भी वर्क कर रहे हैं बेटा टीचर्स, कि आपको जो ऑनलाइन जो हम मैटर प्रोवाइड कराएं वो आपके लिए यूजफुल हो। अदरवाइज बहुत सारा मैटर आपको ऑनलाइन मिल रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो में टीचर्स इसी चीज पर फोकस करते हैं कि बच्चे को कम समय पे और टू द पॉइंट आपको मैटर इजीली प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगली संस्था की, दैट इज यूनेस्को। ये भी यूनाइटेड नेशन की ही एक प्रिंसिपल जो है संस्था है। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी, इसमें आपका अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन, इसको बोला जाता है यूनेस्को। ये यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड नेशन फॉर एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो संस्था स्थापित हुई थी 1945 में, 46 के बाद इसमें थोड़ा ऑपरेशनल ये आना शुरू हुआ। ये यूनेस्को मेन इसका मकसद है कि किसी भी तरीके से संसार में जो भी कंट्रीज हैं, उनके जो कल्चरल, उनकी जो धरोहर, उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको बचाया जा सके, रिसर्च वर्क किया जा सके वहां पर विकास के लिए, वहां की संस्कृति को बचाने के लिए। जैसे आपने सुना होगा बार बार ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन किस चीज को लेकर आता है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपने सुना होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये वो संस्था है जो विश्व में अलग अलग कंट्रीज में जो धरोहर है, जैसे भारत में भी अगर आप देखेंगे तो भारत में भी यूनेस्को की जो साइट्स हैं, तो उन साइट्स को लेकर के रेगुलर आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो उन साइट्स को यही आइडेंटिफाई करती है, पैसा प्रोवाइड कराती है वहां के संरक्षण के लिए, और कई प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च वर्क वहां पर किए जाते हैं। अब इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके हेडक्वार्टर्स भी ध्यान रखना। यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर्स है, इट इज इन पेरिस, और इसके इस समय जो प्रमुख हैं उनका नाम है ऑड्रे ओजेलो। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इनके ये करंट से संबंधित है, ये आप रेगुलर अपडेट करेंगे, मैंने आपको बोला है। जो यूनाइटेड नेशन है, यहां पर यूनेस्को जो बनाई गई थी, इसमें एक वर्ड लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? ये संस्था प्रयास करती है कि एक सतत विकास हो सके। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हमारा गोल होगा डेवलपमेंट करने का। डेवलपमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप जंगलों को काटते चले जाएं अपने खुद के विकास के लिए,
अर्बनाइजेशन के लिए। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें अपने फ्यूचर, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रदान करना है, तो बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हमें विकास करना है। ठीक है। अच्छा, यूनेस्को में जो टोटल कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज हैं, मैंने यहां पर मेंशन किया है 193 मेंबर कंट्रीज हैं, और ये डेटा भी आप अकॉर्डिंगली जो है अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल ये 2020 के अनुसार के आंकड़े हैं। अच्छा, अब यहां पर मैंने 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां लिखी है। 3 यूनेस्को के मेंबर स्टेट जो यूएन के मेंबर नहीं है, कुक्स आइलैंड, न्यू और पैलेस्टीन, ये आपके यूएन के मेंबर नहीं है लेकिन यूनेस्को के मेंबर हैं। वहीं पर 3 यूएन मेंबर स्टेट, इजराइल, लिechtenstein एंड यूएस, ये यूनेस्को के मेंबर नहीं है। और आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि यूनाइटेड स्टेट ने यूनेस्को से अपने आप को अलग कर दिया, पहले था। उसका कारण आप समझ सकते हैं कि इजराइल एंड यूएस दोनों दोस्त हैं। अब यूनेस्को ने क्या है, हेरिटेज साइट्स ये घोषित करती है। तो अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ, यूनेस्को ने जेरूसलम को पैलेस्टीन के सपोर्ट में जो है रिपोर्ट पब्लिश कर दी। अब इस चीज को लेकर के इजराइल उसके विरोध में आया, तो यूनाइटेड स्टेट इसका फ्रेंड है, तो इसीलिए इन दोनों ने अपने आप को यूनेस्को से अलग कर दिया। और ध्यान रखें, यूनाइटेड स्टेट का यूनेस्को से अलग होना एक गंभीर बात है, क्योंकि यूनेस्को के कई सारे प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट्स को, जो इनके रिसर्च वर्क्स हैं, उसमें जो पैसा प्रोवाइड किया जाता है वो सबसे ज्यादा यूएस के द्वारा किया जाता था। तो कई सारे इसके प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी अधर में हैं। ठीक है, रुक गए हैं, प्रोजेक्ट्स में जो है फुल स्टॉप लग चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये करंट से संबंधित भी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखें कि यूनाइटेड स्टेट और इजराइल इसके उससे रिसेंटली क्यों हटे हैं। जेरूसलम नाम के आपने कंट्री सुनी होगी, इट इज अ होली प्लेस, और जेरूसलम जो है 3 पर्टिकुलर रिलीजन का होली प्लेस माना जाता है, फॉर क्रिश्चियंस ऑल्सो, फॉर ज्यूज ऑल्सो एंड फॉर मुस्लिम्स ऑल्सो। तो 3 धर्मों की होली प्लेस जेरूसलम मानी जाती है। अच्छा, अब इससे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो आप ध्यान रखें इनका मेन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहीं पर छुपा हुआ है इसकी फुल फॉर्म में, एजुकेशन, नेचर, विज्ञान, सामाजिक, सांस्कृतिक इंफॉर्मेशन पर जोर देना। इसका ऑब्जेक्टिव यह भी है कि किस तरह से शांति बनाए रख सके, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, गरीबी हटानी है, विकास करना है कैसा, सतत, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, और आपसी जो सांस्कृतिक वो आपके आदान प्रदान होते हैं उन पर बढ़ावा देना, किसी प्रकार से रिसर्च वर्क, इंफॉर्मेशन को साझा करना, कम्युनिकेशन को और बढ़ावा देना, ये इसके मेन मकसद हैं यूनेस्को के। अब अगली वीडियो मैंने यहाँ पे अगले स्लाइड पे मैंने आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसको लेकर के पेपर में क्वेश्चन रेगुलर आते रहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहां मैंने लिखा है धौलावीरा। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में धौलावीरा नाम की जगह सुनी होगी। इसको रिसेंटली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। आपको यहां दिख रहा है कंचनजंगा, तो जो कंचनजंगा है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और आपके रिसेंटली पेपर में क्वेश्चन आया था, एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट भारत की, मिक्स्ड हेरिटेज साइट, इट इज कंचनजंगा। मिक्स्ड का मतलब क्या है, ये एक नेचुरल भी है और सांस्कृतिक भी है। तो कंचनजंगा जो है एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। और यहां मैंने मेंशन किया है, ग्लोबली देखें संसार में टोटल 1154 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं 167 कंट्रीज में। भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अब तक घोषित हो चुकी हैं, जिसमें से 30 सांस्कृतिक हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड है। जो मिक्स्ड है उसका नाम मैंने यहां मेंशन किया है कंचनजंगा। इसके बाद हड़प्पा की शहर का एक वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक धौलावीरा नाम की जो जगह है गुजरात में, ये 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रामप्पा टेम्पल तेलंगाना का, ये 39 हेरिटेज साइट बनी है। और कंचनजंगा को जो है मिक्स्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत कम जगहों पर मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2022 में जो हमारा केंद्रीय मंत्रालय है कल्चर के ऊपर, तो इसके द्वारा ही नॉमिनेशन किया गया है किसके लिए, सैक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसला टेम्पल्स फॉर कंसिडरेशन, यानी कि भारत के मंत्रालय के द्वारा यूनेस्को को ये नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है। एक और साइट
भेजी गई है। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा होयसला वंश के बारे में। इसके अलावा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व MAB प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम, एक सरकारों के द्वारा वैज्ञानिक जो है आप उसे कह सकते हैं रिसर्च वर्क को जारी करने के लिए ये स्थापित किया गया है, जिसका मकसद है कि किसी प्रकार से आपसी संबंध को लोगों के बीच में बढ़ाया जा सके, लोग और पर्यावरण के बीच में, यानी कि जो मानव है और जो नेचर है, प्रकृति है, दोनों के बीच के रिलेशन को और बेहतर बनाया जा सके। दोनों इस तरह से विकास करें कि पर्यावरण को भी वो अपनी जीवन की क्रियाओं में ध्यान रखें, उनको नुकसान कम पहुंचाएं। तो इसी चीज को लेकर के भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनमें से 12 को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में इंटरनेशनली। तो ये आपकी इस स्लाइड में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक साथ सारी इंफॉर्मेशन आपको और किसी साइट पे नहीं मिलेगी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के जितने भी पार्ट्स हैं कंप्लीट उसको वॉच कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में आपको आपके काम की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो उम्मीद कर रहा हूं हमने प्रयास किया है कि आपको सिर्फ स्टैटिक जीके का मैटर न दे करके करंट बेस भी आपको इसमें मैटर दिया जाए, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे इसमें। ओके, ठीक है बच्चों। तो बेटा फिलहाल आपको मैं यही कहूंगा कि अभी जो मैंने ये वीडियो की जो सीरीज स्टार्ट करी है, ये पार्ट 1 मैंने आपको कंप्लीट किया है। इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें मैं बाकी की कुछ इंपॉर्टेंट और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में आपके समक्ष इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और उसका स्टैटिक जीके का मैटर लेके प्रस्तुत होऊंगा। मेरी इस वीडियो को अगर आप लाइक कर रहे हैं तो आप इसको शेयर भी जरूर करें, कोशिश करें इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की, और आपके इस रिस्पॉन्स से ही हमें एक प्रोत्साहन मिलता है और अपने मेहनत करने का और बच्चों के लिए ऐसी और वीडियोस बनाने का। आपके एग्जामिनेशन के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप पढ़ते रहें और हमारे संग जुड़े रहें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत बच्चों।